स्टूडेंट्स, हिंद इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है शेयर, नेचर ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स और उसकी अकाउंटिंग एंट्री हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर्स। मीनिंग ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ? टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। क्या बोलेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कंपनी को जब अपनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी ने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया और उसमें ये भी बता दिया कि हमें 10 लाख चाहिए, कि हमें 50 लाख कैपिटल चाहिए। तो अब कंपनी कैपिटल कहाँ से करे? कंपनी अपना रेज ऑफ फंड्स कैसे करे? कंपनी अपनी कैपिटल की व्यवस्था कैसे करे? तो कंपनी क्या करती है? मार्केट में शेयर इशू करती है और वो शेयर छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे शेयर्स का मतलब जो उसकी कैपिटल है वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल कैपिटल ऑफ दी, जो कंपनी की टोटल कैपिटल है वो किस में डिवाइड है? स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो ये आप लिख लो, शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब इकाई, एक, सिंगल, ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे डिनोमिनेशन में वो बटी हुई होती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लिखो, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल, सपोज कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है? 10 लाख, 10 लैक्स। कंपनी की टोटल कैपिटल है 10 लाख। अब क्या करना है? तो कंपनी की, जो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम 10 रुपये का एक शेयर निकालेंगे, कि हम 100 रुपये का एक शेयर निकालेंगे मार्केट में, तो कंपनी क्या करेगी? सपोज उसने ये लिखा, ये माना प्रोस्पेक्टस में उसके ये दे रखा है कि कंपनी अपना शेयर 10 रुपये का रखती है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो कंपनी कितने शेयर मार्केट में निकाल सकती है? 1 लाख। कंपनी मार्केट में कितने शेयर निकालेगी? 1 लाख। उससे ज़्यादा कंपनी निकाल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी थी? 10 लाख, जिसको हमने स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दिया तो हमारे क्या आ गए? 1 लाख शेयर्स आ गए। ये क्या आ गया? 1 लाख शेयर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपने मार्केट में 1 लाख शेयर से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट हो गई, ये मैक्सिमम कैपिटल हो गई कंपनी की। तो इसलिए कंपनी 10 रुपये वाले 1 लाख शेयर से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या हुआ? उसकी जो 10 लाख की जो कैपिटल थी वो 10 रुपये में कितने? 1 लाख शेयर तक वो हो गई। क्योंकि हमने 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 करा तो कितने उसके यूनिट्स बन गए? 1 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 रुपये का एक शेयर हुआ और 1 लाख शेयर वो मार्केट में इशू कर सकती है। अब आप ये क्वेश्चन ये कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी कहा था कि सर क्या आपने 10 से ही डिवाइड क्यों किया? और मैंने भी ये कहा था अगर आपको 2 और 2 पूछना नहीं आता तो आप पूछ लेना। वो इसलिए किया, जब कंपनी ने ये डिसाइड कर दिया कि 10 रुपये का एक शेयर हमें रखना है तो हमें संख्या क्या निकालनी है? शेयरों की संख्या निकालनी है। और मैथ्स का एक छोटा सा रूल्स ये है, हालांकि मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड पर रखते हैं और जो चीज़ हमें पता होती है उसको उल्टे हाथ पर रखते हैं। तो हमें किसकी संख्या निकालनी है? शेयरों की। तो हम कैसे निकालेंगे? 10 रुपये वाला क्या करेंगे हम? 10 रुपये वाला कितना शेयर है? 1। 10 रुपये वाला
कितना, 1 शेयर है, तो इसलिए 1 शेयर 1 रुपये वाला 1/10, और इसलिए 10 लाख रुपये वाला तो 1/10 इंटू 10 लाख। ₹10 का 1 शेयर है, इसलिए 1 शेयर 1/10, और इसलिए 10 लाख तो 1/10 इंटू 10 लाख, तो ये 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 हो गया, तो कितना आ गया, 1 लाख शेयर आ गए, 1 लाख शेयर्स। क्लियर है, इसलिए हमने इसको यहाँ डिवाइड किया। अब ये तो इलस्ट्रेशन मैंने लिया, आप भी ले सकते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी 5 लाख कर लो, और मान लो 100 रुपये का शेयर है, तो 2 बिंदी गई, तो ये 5000 शेयर्स कंपनी मार्केट में निकाल सकती है, जिसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपीज़। 5 लाख सपोज टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी है, 100 रुपये का एक शेयर है, तो कंपनी कितने शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, 5000 शेयर। क्लियर। अब आप कैपिटल देखना चाहो, एक शेयर की रेट क्या है, 10 रुपये। एक शेयर की रेट क्या है, 10 रुपये, इसलिए 1 लाख शेयर की तो 10 इंटू 1 लाख, तो ये 10 लाख। ये आपकी क्या आ गई, टोटल कैपिटल आ गई वापस। एक शेयर की रेट कितनी है, 10 रुपये, इसलिए 1 लाख शेयर की कितनी होगी, 10 लाख। तो ये क्या आ गई, आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी आ गई। ये क्या आ गई, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्लियर। देखो इसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ शेयर्स। तो नेचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ शेयर्स को मूवेबल प्रॉपर्टी भी कहा है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी जो मूव कर सके, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, ट्रांसफ़र कर सकें, और लेकिन उसकी शेप में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, उसके किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे हो गई, जैसे आपकी लैंड हो गई, उसको खिसका ही नहीं सकते। बिल्डिंग हो गई, उसको नहीं खिसका सकते। मशीनरी हो गई, बड़ी बड़ी मशीनरी, तो इतना आसान काम नहीं है, तो इसलिए उनको क्या माना, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब शेयर जो है, इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा सकते हैं। इसकी शेप में भी कोई चेंज नहीं होगा, इसके रूप में भी किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्या कहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी का है। और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी इसको कहा है। अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 है, उसके हिसाब से उसने शेयर को क्या माना है, गुड्स माना है। गुड्स का मतलब माल, हिंदी में अगर बात करें तो गुड्स का मतलब माल। तो माल को हम बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, उसको गिरवी भी रख सकते हैं, और उसको उसकी वसीयत भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 दिस कैन बी बॉट सोल्ड हाइपोथेटिकेटेड एंड बिक्वीड। हाइपोथेटिकेटेड एंड बिक्वीड, तो ये इसकी नेचर है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है, इसको हम बेच भी सकते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग इसको हम बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, गिरवी भी रख सकते हैं, और इसकी वसीयत भी हम कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखो कंपनी 2 टाइप्स ऑफ शेयर इशू कर सकती है। कंपनी जो अपने शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, वो 2 तरीके से, 2 टाइप के इशू कर सकती है शेयर। एक तो नंबर 1 इक्विटी शेयर, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ लिख लो आप टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो नंबर 1
इक्विटी शेयर्स, और नंबर सेकंड प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी क्या है, दो टाइप के शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, एक तो इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ, प्रेफरेंस किसी भी चीज़ से पहले उसको प्रेफरेंस देना, जैसे घर जमाई वाली बात हो गई। घर जमाई को हम इम्पोर्टेंस ही देते हैं, उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़े हमारे लिए प्रेफरेंस रखते हैं, मायने रखते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, कई बार हम बातों में कहते हैं ना कि यार ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है चॉइस। तो यहाँ पे भी शेयर जो है, प्रेफरेंस शेयर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डिविडेंड जो कंपनी देती है, अपने प्रॉफिट में से जो डिविडेंड देती है वो एट ए फिक्स्ड रेट पे देती है प्रेफरेंस शेयर वालों को, जबकि इक्विटी शेयर वालों को कोई भी फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड नहीं मिलता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयरों को प्रेफरेंस पहले, फर्स्ट प्रेफरेंस। तो इनकी प्रेफरेंस यही रहती है कंपनी की, तो सबसे पहले इनको डिविडेंड मिलता है एट ए फिक्स्ड रेट पर। दूसरा, जब भी कंपनी वाइंड होती है, समापन होता है कंपनी का, मुंडअप होती है, तो कंपनी सबसे पहले रिटर्न ऑफ कैपिटल किसको करेगी, प्रेफरेंस शेयर को करेगी, इक्विटी शेयर्स को बाद में करेगी। तो डिफरेंस ये वैसे भी समझ में आ रहा है। इक्विटी शेयर का मतलब अपने आप ही समझ में आ गया कि इक्विटी शेयर की रिटर्न ऑफ कैपिटल कंपनी बाद में करेगी, जब पहले प्रेफरेंस शेयर को रिटर्न ऑफ कैपिटल कर देगी जब कंपनी का समापन होगा। दूसरा, इक्विटी शेयर को फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड नहीं मिलता है, अगर प्रॉफिट हो गया तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो ये एक जनरल बेसिक डिफरेंस है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में। इसके बाद बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये लिखो आप, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नंबर 1, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसी का उल्टा कर दो आप, इररेडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर। देखिए, ये ज़्यादा थ्योरी नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी है, बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज कंपनी के अकाउंट्स करेंगे तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी भी ज़रूरी है। हालांकि थ्योरी पार्ट भी थोड़ा है इसका, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा पड़ता है। थ्योरी तो कभी भी हम याद भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल का बड़ा क्वेश्चन आता है, इसलिए हमारा टारगेट जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ है। इसलिए मैं टू द पॉइंट ही आपको ये बता रहा हूँ कि प्रेफरेंस शेयर, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं मेन, उसके जस्ट हम डबल कर लेंगे तो वो 8 तरीके के हो गए। तो जैसे यहाँ रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो इसका हमने उल्टा कर दिया इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। दूसरा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग कर दो इसको। क्लियर है? पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग लिख लिया आपने। इसके बाद हमारा आता है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, फिर कन्वर्टिंग,
और नॉन कन्वर्टिंग। क्लियर? देखो पहले मैंने आपको लिखा है रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने जीवन काल में जब तक कंपनी चलती है तो उस दौरान कंपनी क्या करती है, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वालों का पूरा कैपिटल रिटर्न कर देती है। और नॉन में कंपनी का जब समापन होता है जब ही वो रिटर्न करती है कैपिटल प्रेफरेंस शेयर की समापन के टाइम पर। यहाँ पर क्या होता है, रेडीमेबल का कंपनी के जीवन काल में जब तक कंपनी चल रही है तो तब तक वो प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल रिफंड कर देती है। इसी तरीके से दूसरा मैंने बताया था पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में यह है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स रेट पे डिविडेंड मिल जाता है, उसके बाद भी अगर बचता है तो उनको और मिल जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से क्यूमुलेटिव में क्या होता है, क्यूमुलेटिव में यानी इकट्ठा होना। मान लो किसी साल, वैसे तो हर साल प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना जरूरी है फिक्स रेट पर, मान लो किसी साल नहीं मिला तो वो क्यूमुलेट इकट्ठा होता जाता है ईयर वाइज ईयर, और जब भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी को वो देना ही पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर। इसी तरीके से नॉन क्यूमुलेटिव उनमें ऐसा नहीं है, उनको नहीं मिलेगा, जस्ट उसका रिवर्स है। इसी तरीके से आपका कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है। कन्वर्टेबल में क्या है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर में प्रेफरेंस शेयर को। नॉन कन्वर्टिंग में आप उसको प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जस्ट उसका रिवर्स है। तो कहने का मतलब क्या है, मेन 4 हैं, जस्ट उसके अपोजिट कर दिए। तो इस तरीके से ये 8 मेन प्रेफरेंस शेयर के प्रकार बता दिए, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये मोटे मोटे पे मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1-2 नंबर का कि ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं, नेचर ऑफ शेयर्स क्या है, शेयर्स के मीनिंग क्या है। तो इस तरीके से ये थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी दी। अब अगले लेक्चर में अपन इशू ऑफ शेयर्स कंपनी कैसे करती है वो अपने लिए अकाउंटिंग एंट्री इम्पोर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में हम वो देखेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स कंपनी किस तरीके से करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, फ़ोन पे आप जैसे भी हो बात कर सकते हैं। थैंक यू।